अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। तहरीक इंसाफ के दरमियान रस्साकशी, वजीर आजम के करीबी अहबाब साथ छोड़ने लगे। काबीना इजलास में भी गर्मा गर्मी, क्या हुकूमत की चूल्हे हिल रही हैं? हुकूमत मुसलसल तनाजात का शिकार क्यों हो रही है? ये सवाल आज के दस्तक में उठाएंगे। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाने के दावे, समंदर पार पाकिस्तानी मसीहाई के तालिब क्यों? सऊदी अरब के मजदूरों की तशफ़ी हो गई। मलेशिया में दर्जनों पाकिस्तानियों को लापता कर दिया गया, मीर रियासत को खबर तक न हुई। लॉकडाउन के दौरान मीर रियासत ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्यों भूल गए? मीर रियासत के दर पर दस्तक भी आज के दस्तक का हिस्सा होगी। ओआईसी का कश्मीर पर बड़ा फैसला, भारतीय सिफारतकारी नाकाम हो गई। क्या सऊदी अरब की हिमायत पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है? और फिर पाकिस्तानी शाहीनों को उड़ान भरने से पहले कोरोना ने घेर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरे बरतानिया किस कदर चैलेंजिंग होगा? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलात का जिक्र भी आज के दस्तक में करेंगे। कहते हैं कि जब आप ताकत और इक्तदार में होते हैं तो हवाएं भी आपकी हिमायत में चलती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के इक्तदार संभालने के बाद हर नया दिन एक नए तनाज़े के साथ तुलू होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रोजाना एक नया इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान से सुरखरू होने के दावे किए जाते, मगर मामलात हमेशा इसके बरक्स ही होते हैं। गुज़श्ता 22 माह के दौरान मीडिया ने वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में इख्तलाफात की खबरें रिपोर्ट की, मगर हुकूमत की जानिब से इन खबरों की तरदीद की जाती रही। लेकिन आज वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में जहांगीर तरीन और असद उमर के दरमियान रस्साकशी का इंकशाफ किया है और बताया कि असद उमर की वजारत जाने के पीछे किसका हाथ था। पहले जहांगीर तरीन ने निकलवाया और फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। फवाद चौधरी अपने इस इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं और किस राज से पर्दा उठा रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हमने बड़ी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं है फ्रेंकली। जब पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। अब सिर्फ जहांगीर तरीन और असद उमर ही नहीं, बल्कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान भी इख्तलाफात अक्सर व बेशतर खबरों में आते रहे हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनी तो जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि पॉलिटिकल क्लास सारे खेल से ही बाहर हो गई और जिन लापुर किया वो सियासत से थे ही नहीं। फवाद चौधरी इस मामले पर क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गई। और ये जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसको फिर फिलअप किया नए लोगों ने, और नए लोगों में भी उन लोगों ने फिलअप किया जो पॉलिटिक्स से थे ही नहीं। फवाद चौधरी शायद ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर वजीर आजम इमरान खान के सियासी करियर पर निगाह दौड़ाई जाए तो उनके गिर्द 3 मजबूत हल्के, दायरे या दर्जे मौजूद हैं, यानी 3 हिसार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को घेरे हुए हैं। पहले दर्जे में उनकी पार्टी के बानी अरकान शामिल हैं, वो लोग जो पायनियर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया, जो वज़ीर आज़म के वफादार और उनके हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करने वाले अफराद हैं। अब दूसरे दर्जे की अगर बात की जाए तो दूसरे दर्जे में वो अफराद हैं जो 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद उनके हल्का अहबाब में शामिल हुए और पार्टी के अहम ओहदों तक रसाई हासिल की। वज़ीर आज़म के करीबी दोस्तों में तीसरे दर्जे के लोग हैं, तीसरे हिसार में जो करीब तरीन हिसार है, और वो तीसरे दर्जे के लोग इलेक्टेबल्स हैं, वो अफराद जो इलेक्शन 2018 से कबल पार्टी में शामिल हुए, नशस्तें जीती या मुख्तस नशस्तों पर कप्तान ने उन पर एतमाद किया, मखसूस नशस्तों पर आ गए। वज़ीर आज़म के इब्तदाई साथी रफ्ता रफ्ता उन्हें छोड़ते रहे, वो जो पहले दायरे के लोग थे। 2011 में पार्टी में शामिल होने वाले अफराद भी कप्तान से कुछ नाला दिखाई देते हैं, जबकि इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्बत इलेक्टेबल्स और इलेक्शन 2018 के करीब पार्टी में शामिल अफराद से है। ये वो अफराद हैं जो वज़ीर आज़म के मुतमदीन ख़ास में शामिल हैं। इन ख़वास की ख़ास बात यह है कि वो हर हुक्मरान जमात के साथ रहे हैं। जब कोई हुक्मरान जमात आती है वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, हो सकता है अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो। वज़ीर आज़म के गिर्द सबसे पहला मजबूत हिसार उनके पुराने दोस्तों का समझा जाता था, लेकिन वो हिसार अब टूटता जा रहा है और इसकी हैसियत तीसरे दर्जे की हो गई है, यानी जो आउटर मोस्ट सर्कल है उसमें ये लोग शामिल हैं। अब अगर फवाद चौधरी के बयान के तनाजुर में देखा जाए तो मुंतखब नुमाइंदे, वो लोग जो इलेक्ट होकर असम्बली में पहुंचे हैं, वो नॉन इलेक्टेड अफराद की काबीना में मौजूदगी पर सवाल उठाते रहे हैं कि ये लोग जो गैर मुंतखब अफराद हैं ये काबीना में कैसे मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं, इनका जो पस मंजर है वो क्या है, उस पर सवाल उठाते रहे हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड लोग क्या कहते रहे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। असूलन
तमाम जो मुआवन खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। लोग हमसे भी बात पूछते हैं और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। जो भी लोग इस वक्त कैबिनेट में बैठे, उन्हें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको अपने जो एसेट्स और उनको अपनी नेशनैलिटीज जरूर डिक्लेयर करनी चाहिए। हम हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, अपने बीवी बच्चों के एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, अपने डिपेंडेंट्स के एसेट्स डिक्लेयर करते हैं। ये इतने लोग जो हैं वो बाहर से आके अपने यहाँ के ऊपर जो है वो बन जाएं, मिनिस्टर्स बन जाएं, और फिर उनको ये भी पता ना हो कि उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उनका जो है वो क्या है। और ये बात में एक और भी यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले पीटीआई के ओहदेदारान तक के ऊपर ये पाबंदी लगाई थी कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। सो एसेट्स डिक्लेयर करना और कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर करना ये तो मस्ट है फॉर एनीवन हु सिट्स इन द कैबिनेट। फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में मजीद इंकशाफ किया है कि वजीर आजम इमरान खान वज़रा को खबरदार कर चुके हैं कि हमारे पास 5.5-6 महीने हैं जिसमें हमें खुद को तगड़ा करना होगा, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि नए आने वाले लोग ना इमरान खान की सोच से हम आहंग हैं और ना ही सलाहियत मौजूद है कि वो डिलीवर कर सकें। इमरान खान को एहसास भी पूरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा। लेकिन और उनको ये, इसका मतलब ये है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना। उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। वफाकी वजीर के इसी बयान के तनाजुर में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का आज का कॉलम पढ़ने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कांटे और चम्मच की तशबीहात का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा सियासी सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। वो अपने कॉलम में चम्मच और कांटे का मुकालमा बयान करते हैं। इस कॉलम के चंद हिस्से आपके सामने रखते हैं। चम्मच कांटे से मुखातिब होकर कहती है, कसम खुदा की मुझे इसकी नीयत पर शक नहीं है। मियाँ कांटे, तुम तो हर शख्स पर शक करते हो। कांटा जवाब में कहता है कि चमचे खान, कभी समझ भी जाया करो, बात नीयत की नहीं सलाहियत की है। नीयत ठीक भी हो और सलाहियत ना हो तो हुकूमत नहीं चलती है। चम्मच कहता है, पहली बार कोई ईमानदार हुक्मरान आया है, सारे माफिया इकट्ठे हो गए हैं, शुगर माफिया, शरीफ माफिया, जरदारी माफिया, आटा माफिया, करप्शन माफिया, सब हुकूमत को चलने नहीं दे रहा है। जिसके जवाब में कांटा कहता है कि अरे ओ भाई चम्मच खान, 2 साल होने को आए हैं, कब तक माजी को रोते रहोगे? कुछ करके भी दिखाओगे या सिर्फ तनकीद ही करते और माजी की कहानियां सुनाते रहोगे? चम्मच मियाँ कहते हैं कि अरे ओ मियाँ कांटे, तुम्हारा तो काम ही कांटे बिछाना है। करप्ट सियासतदान, लिफाफा सहाफ़ी और डरपोक नौकरशाही सब मिले हुए हैं। ये हुकूमत को कोई काम करने ही नहीं देते। लीडर तो ईमानदार है, इसको अच्छी टीम नहीं मिली। कांटा कहता है कि अरे ओ चम्मच खान, लीडर ही टीम चुनता है। भुट्टो ने ना तजर्बाकार चुने, लेकिन उनमें से कोई हफीज़ पीरज़ादा बनकर चमका, कोई मुस्तफ़ा खर बना और कोई कौसर न्याजी बन गया। अब तो परवेज़ खटक हो या फवाद चौधरी, किसी की सुनी नहीं जाती है। चम्मच कहता है कि मसाइल ही इतने हैं कि एक मसले को ठीक करते हैं तो दूसरा निकल आता है। शरीफों और जरदारियों ने इस कदर तबाहली कर दी है कि 5 साल में तो सिर्फ सब्ज़ सीधी होगी। कांटा जवाब में कहता है कि 5 साल का वक्त नहीं मिलता। मईशत तबाह है, शरह नमू मनफी में चली गई है, बजट तारीख साज खसारे में है, तरक्याती फंड्स बंद हैं, कोई नया मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं, कोई इस्लाहाती एजेंडा नहीं है, इसलिए अगले 3 साल में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। जिसके जवाब में चम्मच कहता है कि किसी के पास भी कोई मुतबादिल नहीं है। ऐसा ईमानदार और पॉपुलर लीडर पूरे मुल्क में है ही नहीं। इसको किसी ने हाथ लगाया तो लग पता जाएगा। इसका रद्द-ए-अमल होगा, छुरियाँ चाकू चलेंगे, प्लेटें और रकाबियाँ टूटेंगी। कांटा कहता है कि देखो, हुकूमत को काम करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है, टीम खान की मर्जी की है। वज़राए आला उन्होंने खुद बनाए हैं। चावल अच्छे नहीं पके तो देख का क्या कसूर है? बावर्ची को पकड़े, ग्लास तोड़ने से मसाइल हल नहीं, मज़ीद ख़राब होंगे। चम्मच कहता है वो क्या करे, दिन रात मीटिंग्स करता है, उसका कोई कमीशन नहीं है, कोई पसंदीदा सरमायादार या सेठ नहीं है जिसे वो फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। गरीबों और मिडिल क्लास की खातिर उसने सादा तरीन लाइफ स्टाइल अपना रखा है। जवाब में कांटा कहता है कि वो मीटिंग्स तो बहुत करता है,
पॉलिसी साज फैसले नहीं करता, एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है, उसके विजन, फहम और गहराई पर शक है। चम्मच कहता है कि वो पाकिस्तानी लोगों की आखिरी उम्मीद है, ये नाकाम हुआ तो रियासत नाकाम हो जाएगी, उसको नवाज शरीफ और बेनज़ीर की तरह घर नहीं भेजा जा सकता, ये ईमानदार है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है, उसे हटाया गया तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, सिर्फ चाय की प्यालियों में तूफान नहीं आएगा बल्कि हमाम के सब लोटे नंगे कर दिए जाएंगे। कांटा जवाब में कहता है कि आप दुआ करें कि मईशत ठीक हो जाए, वरना आप तो हांडी की डोल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप जाएंगे तो बहरान ख़त्म हो जाएंगे। चम्मच कहते हैं कि हमें भेजना इतना आसान नहीं है, वो ज़माने गए जब मटके उल्टा दिए जाते थे, अब पुलों से बहुत सा पानी बह चुका है। कांटा जवाब में कहता है कि देखो और इंतज़ार करो, वो वक्त जल्दी आने वाला है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू के दौरान अहम इंकशाफात किए हैं। इन्हीं इंकशाफात के तनाजुर में कांटे और चम्मच का इस्तारा भी इंतहाई मानी खेज़ है। इसी मौजू पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बड़ी दानिशमंदाना गुफ्तगू कर रहे हैं, और हाल ही में जो इंटरव्यू आपको दिया उन्होंने, क्योंकि वो इस गुफ्तगू के अंदर अगर अपनी जमात को ही हदफ तनकीद बनाना पड़े तो इससे इज्तनाब नहीं करता है। आपको इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि असल में जो नॉन डिलीवरेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी बुनियादी वजह जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनकी आपस में लड़ाई है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब की असल में कुछ अपनी सियासी महरूमियाँ हैं जिस बिना पर वो ये बात करता है। मैं फवाद साहब से इत्तफाक नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जो अब पूरी हुकूमत की नाकामी है उसका ब्लेम सेकंड टियर लीडरशिप पे डाला है, जबकि मेरा ख्याल है ब्लेम पूरी लीडर समेत सब पर आता है। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है वो अपनी सियासी पार्टी को बचाना चाहते हैं, इमरान को वो अपना लीडर मानते हैं, तो उन्होंने इमरान को बचाने के लिए और नॉन डिलीवरेंस का उज़र पेश करने के लिए ये नाम लिए हैं। ये भी बातें जो उन्होंने की हैं 100% दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लीडर बना, टीम तो लीडर ही बनाता है ना। अच्छा सुहेल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, और आज आपने जो कॉलम लिखा है मैंने तो पढ़ा है, और मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा कि वो कॉलम पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है सुहेल साहब का, जिसमें आज आपने एक चम्मच और कांटे का मुकालमा पेश किया है। मैं उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि लास्ट कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म ने कहा कि आपके पास 5.5-6 माह का वक्त है, ये बड़ा क्रूशल, बड़ा क्रिटिकल टाइम है। अब सुहेल साहब, बात यह है कि तकरीबन 2 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को हो गए हैं, अब कप्तान जो 5.5-6 महीने का वक्त दे रहे हैं, इसके पीछे क्या राज पोशीदा है? 5.5-6 महीने की सिग्निफिकेंस क्या है? इसके बाद क्या होगा? देखिए रेहान साहब, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, क्योंकि अभी तक पहले गवर्नमेंट जो था हनीमून गुजरा, फिर लोग तवक्को करने लगे, फिर मुआशी मेल्ट डाउन हुआ, फिर आपका कोरोना आ गया। लेकिन जुलाई के बाद अगर ये डिलीवरेंस नहीं होती जुलाई से दिसंबर के दौरान, तो फिर कोई यूज़र, कोई मसलियत, कोई जो है वो नहीं चलेंगे। देन अब ये 6 महीने जो हैं ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी दिखाने का टाइम है, या फिर ये तय हो जाएगा कि इनसे नहीं चलती हुकूमत, ये इनसे नहीं चलती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने सही सेंस किया है कि 2.5 साल के बाद जो इनिशिएटिव है वो अपोजिशन के पास चला जाएगा, और चला जाता है। ये जो पहले 2-2.5 साल होते हैं यही गवर्नमेंट के पास होते हैं जिसमें वो इनिशिएटिव ले सकती है। इसके बाद इनिशिएटिव फिर अपोजिशन के पास आ जाता है या दूसरी फोर्सेस के पास चला नहीं। लेकिन सुहेल साहब, जितने बड़े बड़े बहरान इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, वो आटा चीनी बहरान हो, वो शुगर माफिया हो, वो IPPs माफिया हो, या कोई और मामला हो, आपको लगता है कि जो 5.5-6 महीने का वक्त है वो हुकूमत के लिए काफ़ी होगा कि वो अपनी इस्लाह कर सके, डायरेक्शन ठीक कर सके और इन माफियाज़ के साथ निमट सके, जैसे हुकूमत क्लेम करती है कि हमारी जंग माफियाज़ के साथ है? देखिए रेहान साहब, एक तो मेरी कैलकुलेशन है, मेरी कैलकुलेशन में तो मुझे नहीं लगता कि ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एज ए डेमोक्रेट, एज ए बिलीवर ऑफ द सिस्टम, वन मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। हमें खुशफहमी से काम लेना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए कि 6 महीने में ये अपने मामला ठीक कर लें। हाँ, अब तक की जो परफॉर्मेंस है अगर उसको देखा जाए तो साफ नज़र आता है कि नहीं, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है।
लेकिन सुहेल साहब, जहाँ तक वक्त देने की बात है, मेरा ख्याल ऑपोजिशन तो जितनी खामोश है, ऑपोजिशन कैंप से आप ऑपोजिशन लीडर की बात कर लें या सबसे जो दूसरे नंबर की जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या मरियम नवाज साहिबा हों, या बरतानिया के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, तो जितनी खामोशी है, मेरा ख्याल है कि वक्त देने वाली जो बात है, ऑपोजिशन तो इसी मोड में अभी भी है कि वक्त दिया जाए। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले 5.5-6 महीने बाद भी ऑपोजिशन इसी मोड में होगी? नहीं, देखें, पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ में बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका पड़ोसी भारत जैसा बड़ा और जो एग्रेसिव डिज़ाइन रखता है, यहाँ जो है बहुत सारे अदारे स्टेक होल्डर हैं, अदलिया स्टेक होल्डर है। और हमारे यहाँ आप देखें 2 वज़ीर आज़म अदलिया निकाल चुकी है, माशाल्लाह 4 लग चुके हैं। तो ऐसे में सिर्फ ये सोचना कि भाई कोई और रास्ता ही नहीं है, हमारे यहाँ बहुत रास्ते हैं। हमारे यहाँ तहरीक अदम एतमाद का रास्ता है, हमारे यहाँ लीडरशिप की चेंजेस हुई हैं, हमारे यहाँ बहुत हुआ है। और इमरान खान साहब चूँकि इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं, उनका अदारों का भी उन पर एतमाद है। दूसरी 2 पार्टियाँ जो हैं वो पहले हुकूमत कर चुकी हैं, इसलिए मेरा ख्याल है उन्हें वक्त तो मिलना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है उसकी कोई लिमिट है। अगर बिल्कुल रियासत जो है वो एट द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर चली जाए, तबाही के किनारे पे चले जाए, तो ये तो ज़ाहिर है कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा, ना कोई आम सिटीज़न, ना कोई बड़ा स्टेक होल्डर। तो एक रीज़नेबल टाइम जो है वो 2 साल गुजरे हैं, उनमें नई परफॉर्मेंस नज़र आई। 6 महीने और देने चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ना किया तो फिर कोई ना कोई आपके यहाँ, जैसे मैंने कहा कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो यहाँ अपोजिशन सामने आ जाएगी, नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पार्टियों का इत्तेहाद हो जाएगा, कोई और तीसरा अदारा सामने आ जाएगा, और फिर ताकि मुल्क जो है वो रियासत डिज़ास्टर की तरफ ना जाए। अच्छा सुहेल साहब, अभी जो BNP मैंगल की अलहदगी है या जमहूरी वतन पार्टी इंडिया दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को, या इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें होती हैं, कुछ अरकान जो नाराज़ अरकान की सूरत में सामने आ जाते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, लेकिन हमेशा ये चाय की प्याली में तूफ़ान वाली बात होती है। क्या इस बार भी यहीं तक महदूद रहेगा, ये मामला आगे भी जा सकता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए, मैं एक आम शहरी की हैसियत से या एक ऐसे शख्स की हैसियत से जो सियासत का अदना सा तालब इल्म है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी तब्दीली आएगी या लोग अपने एलाइज बदलेंगे, वो देखेंगे कि जो पावर्स टू बी हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, उसके बाद ये भी फ़ैसला करेंगे। अभी चाय की प्याली में तूफ़ान ही रहेगा। असल तब्दीली उस वक्त ही आएगी जब इमरान खान पर एतमाद उठ जाएगा, या इमरान खान के को चैलेंज करने के लिए कुछ ताकतें जो हैं उनको सामने लाया जाएगा। अच्छा सुहेल साहब, फिर आप ही बता दीजिए, वो जो पावर्स टू बी वाला मामला है, आपको लगता है कि कहीं पावर ब्रोकर्स के साथ भी कुछ लोगों के कहीं पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, या ये तयन किया जा रहा है, तय किया जा रहा है कि आइंदा आने वाली मोडालिटीज़ क्या होंगी और किस तरह हुकूमत कौन करता हुआ दिखाई देगा? क्या ये बातें होना शुरू हो गई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी ऐसी स्टेज आई है। अभी तो इमरान खान साहब को पूरी सपोर्ट हासिल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर इनकी परफॉर्मेंस ठीक ना हुई तो वो लोग जो इनके सपोर्टर थे वो इनसे कम से कम डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, फासला पैदा कर लेंगे, ताकि इनकी गलतियों का ज़िम्मेदार वो न ठहरें। ये पहली स्टेज होगी, जब आपको डिस्टेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आए फिर अगला एनालिसिस करेंगे। सुहेल साहब, मैंने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में भी आपके आज के कॉलम का जिक्र किया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने भी उसकी वो लाइंस रखूं और मैं अपने व्यूवर से भी कहूँगा कि ज़रूर पढ़ें, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उसमें जो है वो चम्मच ये कहता है कि हुकूमत को घर भेजना इतना आसान नहीं होगा, जिसके जवाब में कांटे ने कहा है कि देखो और इंतज़ार करो, वक्त आने वाला है, जल्द आने वाला है। तो ये जो कांटे मियाँ कह रहे हैं, तो हुकूमत के लिए पाँव में कांटा कौन साबित होने वाला है? सुहेल साहब, जब आप ये कह रहे हैं, यकीनन आप अपनी सियासी जो है बसीरत के और तजिए की बिना पर ये बात कर रहे होंगे। देखें, कांटा तो चाहता है जल्द से जल्द चम्मच फारग हो जाए, ठीक है, लेकिन जाहिर है कांटे और चम्मच की लड़ाई में 6 महीने तो लगेंगे। और उसके बाद आपको लग रहा है कि कांटा कामयाब हो जाएगा और हुकूमत के पाँव का कांटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हो सकता है चम्मच ही इतना अच्छा हो जाए
कि कांटे का बाहर ना चल सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस यही है कि कांटा तगड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और दबे अल्फाज में जो कहना चाह रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने कॉलम में भी किया है, वो आप तक पहुंचा होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समंदर पार पाकिस्तानियों का मुकदमा लेकर मीर रियासत के दर पर दस्तक देंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मीर रियासत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान समंदर पार पाकिस्तानियों को दुनिया में पाकिस्तान का सफ़ीर समझते हैं। वो अपनी तकारीर में समंदर पार पाकिस्तानियों की फयाजी का तस्करा भी करते हुए थकते नहीं हैं। वो बार बार इन पाकिस्तानियों के लिए इक़दामात के दावे करते हैं। हालिया कोरोना वायरस वबा के इब्तिदा से ही उन्होंने इन समंदर पार पाकिस्तानियों से एक बार फिर लॉकडाउन में फंसे अहले वतन के लिए मदद की अपील की। मीर रियासत शायद इस बात से लाइल्म थे कि हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी इस वबा के दौरान बेरोजगार हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल की खबरें सामने आना शुरू हुई। बिलाखिर मीर रियासत की दाद रसी का दावा किया और कोशिशों का आगाज कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है वो है हमारे मजदूर जो फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूरोप में भी फंसे हुए हैं। हमें पता है इटली में भी हैं जो यहाँ मेहनत कश जाते हैं काम करने पे। ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत के ऊपर हमारा मुल्क चलता है, इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर हमारा मुल्क चलता है। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मीटिंग में हम सोचते हैं कि आपको हम कैसे वापस लेके आए। मीर रियासत ने ऐलान तो कर दिया मगर समंदर पार पाकिस्तानियों की दाद रसी नहीं हो सकी। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों का अलमिया मीर रियासत के दरबार में बयान किया। हमने अपने ही प्रोग्राम में बार बार हजारों बेरोजगार पाकिस्तानियों का मामला उठाया। सऊदी अरब में फाकों पर मजबूर पाकिस्तानियों का अलमिया हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश की। बिलाखिर महीनों की कोशिशों के बाद मीर रियासत के अहबाब को होश आ गया और सऊदी अरब में फंसे इन लाचार और मजबूर पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन अभी भी वहां पर टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। जो हमारे बावसूख ज़राए ने हम तक खबर पहुंचाई है कि वहां मामला ठीक नहीं है। वहां पर जो PIA का फ्लाइट ऑपरेशन है उसका आगाज़ तो किया जा रहा है लेकिन टिकट्स ब्लैक में मिल रही हैं, जिस पर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो बहुत सारा माल भी बना रहे हैं। मीर रियासत, आप ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ को पाकिस्तान के सफ़ीर कहते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स गर्दानते हैं, लेकिन निस्फ साल गुजरने के बाद भी रियासत मदीना ने इन पाकिस्तानी सफ़ीरों की दाद रसी की कोशिश नहीं की है। मीर रियासत, मशरिक़ वस्ता में फंसे पाकिस्तानियों की दाद रसी का ऐलान तो हो गया लेकिन मीर रियासत दुनिया भर में अभी भी हज़ारों पाकिस्तानी आपके दर की जानिब देख रहे हैं। मीर रियासत, 1 मई 2020 यानी आज से तकरीबन 2 माह कबल जब रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें अक़वाम आलम पर साया फ़िग़न थी, मलेशियन हुकूमत ने दर्जनों पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। इन पाकिस्तानियों में मर्दो ख़वातीन, उम्र रसीदा अफराद, यहाँ तक के मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उनमें सबसे छोटी बच्ची की उम्र सिर्फ 2 साल है, यानी 2 साल की बच्ची भी उनमें शामिल है जिनको गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, मीर रियासत, सिर्फ 2 साल इन मासूम बच्चों और उम्र रसीदा ख़वातीन को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। मीर रियासत, इन पाकिस्तानियों को वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से अक्सर पाकिस्तानी विजिट वीज़ा पर मलेशिया आए थे जो लॉकडाउन के बायस इमिग्रेशन से राब्ता नहीं कर सके। मीर रियासत, यकीनन मलेशियन हुकूमत का सफारती हक है कि वो अपने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। वहाँ के बायलॉज ये कहते हैं उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मीर रियासत, हर रियासत का फ़र्ज़ है कि वो बैरून मुल्क मुकीम अपने शहरियों के सफारती हुकूक का ख्याल रखते हुए उनके मसाइल का हल तलाश करे। मीर रियासत, मलेशियन जेल इस वक्त कोरोना की शदीद लपेट में है। लापता पाकिस्तानी बुजुर्गों, औरतों और मासूम बच्चों की जिंदगियां इस वक्त दाव पर लग चुकी हैं। मीर रियासत, दुनिया भर में लॉकडाउन के बायस दूसरे ममालिक के शहरियों को इस्तिस्ना दिया गया है, उन्हें इम्यूनिटी दी गई। लेकिन मीर रियासत, उन्हीं ममालिक के शहरियों को इस्तिस्ना मिल रहा है जो बेहतरीन सफारतकारी कर रहे हैं। मीर रियासत, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आपने वजारत खारजा से अलग अपने मुआविन तैनात किए हुए हैं जो मीडिया पर बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं। मीर रियासत, 1 मई से अब तक पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान 12 फ्लाइट्स चलाई गई हैं। 12 फ्लाइट्स वहां से होकर आई हैं, लेकिन आपके मुआविन और उनकी टीम के कानों में इन लापता पाकिस्तानियों की खबर नहीं पहुंच सकी है। मीर रियासत, अगर पाकिस्तान का सफारती अमला अपना किरदार अदा करता तो 2 साला मासूम बच्ची से लेकर 80 साला पाकिस्तानी बुजुर्गों की खबर गिरी की जाती। मीर रियासत, ये टीम की नाहली है कि ना तो इन पाकिस्तानियों का आज तक सुरंग लगाया जा सका है और ना ही उनकी वापसी के हवाले से कोई इकदामात होते हैं।
मेरे रियासत इन पाकिस्तानियों का दर्द उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मलेशिया से हमें सैयद काजिम अली शाह ज्वाइन कर रहे हैं, जो मलेशिया में इस मुश्किल हालात के अंदर मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों का जो मुकदमा है वो भी उठाए हुए हैं और उनके हुकूक का आलम भी अपने सर पर लिया हुआ है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त सैयद काजिम अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजिम अली शाह साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताएगा कि मलेशिया में पाकिस्तानियों की मुश्किलात क्या हैं, कितने पाकिस्तानी इस वक्त मलेशियन हुकाम की हिरासत में है और उनका कसूर क्या है, उन्हें किस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले तो इख्तिसार से ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ चैनल का और बिलखुसूस रेहान भाई आपका। एक्चुअली जो यहाँ पे सूरत हाल है वो इंतहाई तफशीश जिसे कहना चाहिए लफ्ज़, ये भी छोटा लफ्ज़ है। यहाँ पे ड्यूरिंग रमज़ानुल मुबारक में इमिग्रेशन की ऐसी रेड्स हुई हैं कोविड-19 के दौरान, जिसमें इन्होंने इमिग्रेशन, क्योंकि हर मुल्क का राइट है वो अपने मुल्क के अंदर जितने भी वो लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको चेक कर सकते हैं, उनका राइट है। मगर इस दौरान पाकिस्तानी बेपनाह फैमिलीज़ जो हैं इमिग्रेशन की रेड के अंदर पकड़ी जाती हैं और इंतहाई दुख और अफसोस की बात यह है कि उनमें मासूम बच्चे जो शायद माँ को माँ भी सही तरह ना कह पाएँ, वो बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्रें 2 साल, 4 साल, 5 साल और कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं वहाँ पे जब रेड हुई है जो माँओं और बाप की गोद में थे। और इस रेड के दौरान हुआ इस तरह है कि जब ये लोग पकड़े गए हैं तो यहाँ हर इंसान ने अपने तौर पे कोशिश तो की होगी, मगर जो नुमाइंदा पाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी मौजूद है उसकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। सफारत खाना कोई भी एक्टिविटीज़ जिसमें वो हाईलाइट होना चाहते हैं वो एक्टिविटीज़ में आओ खुद तो हाईलाइट हो जाते हैं, मगर रियल वक्त के ऊपर वो कोई काम नहीं कर रहे। इसके लिए मैं ज़रूर एहतजाज भी करूँगा, क्योंकि ये सफारत खाना जो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ एम्बेसडर ने खुद अपनी तकरीर में कहा था कि इस सेकंड एरोप्लेन में हम जो है वो सिटी 1 प्लाजा में जो फैमिली पकड़ी गई हैं उनको भेजेंगे, मगर आज तकरीबन 10 से ज़्यादा फ़्लाइटें जा चुकी हैं। और रेहान भाई, फ़्लाइटों के लिए मैं आपको बता दूं, फ़्लाइटों के लिए यहाँ पे एक फुल फ्लैज जो है वो मोनोपोली हो रही है पाकिस्तान एम्बेसी की और PIA की। वो यहाँ मजबूर और नादार लोगों से एक्सपेंसिव और ब्लैक में टिकट सेल कर रहे हैं और कुछ लोग इस चीज़ का आलाकार बने हुए हैं और वही एम्बेसी और पाकिस्तानी सफारत का खाने के हर दिल अजीज बने हुए हैं, क्योंकि वो रियल पिक्चर जो है उससे आवाम को महरूम करना चाहते हैं, उनके हक से महरूम करना चाहते हैं। और इस वजह से जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो इस तब्दीली सरकार के ऊपर उम्मीदें लगाए बैठी थी, अब इंतहाई मायूसी के आलम में, यकीन करें हमें उतनी ही मायूसी हो रही है जितनी कल ये खुशी हो रही थी कि इमरान खान आ रहा है। बाखुदा आज उतना ही अफसोस है कि इमरान खान साहब को ऐसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद काजिम अली शाह साहब आपके वक्त के लिए। मलेशिया से सैयद काजिम अली शाह मौजूद थे और जिन इश्यूज़ की निशानदेही वो कर रहे हैं, मोर और लेस दीगर ममालिक के अंदर भी कुछ इसी तरह के मसाइल हमें देखने में आ रहे हैं कि जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वापस घरों को आना चाहते हैं उनके लिए फ़्लाइट ऑपरेशन तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे। वहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स काम कर रहे हैं, ब्लैक में टिकट्स फ़रोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत सारी मुश्किलात हैं। अब पाकिस्तानी तारिकीन वतन के लिए ये दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो गए हैं। अपना घर बार, रिश्ते नाते छोड़कर बैरून मुल्क दियारे गैर जा बसने वाले पाकिस्तानी तारिकीन वतन के लिए आम तौर पर गुजरते दिन, महीने और साल एक जैसे ही होते हैं। साल कैसा गुजरा, क्या खोया, क्या पाया, साल भर की रिपोर्टें और उनके आदाद शुमार जैसी बातें अमूमन दिन रात की चक्की में पिसने वाले इन मेहनत कशों के शब रोज़ पर असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि अक्सर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने और मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की दौड़ ही में उनके कई साल या पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मेरे रियासत, हालिया कोरोना वबा ने बैरून मुल्क में फंसे हुए इन पाकिस्तानियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के ख्वाब देखने वाले ये पाकिस्तानी अब रूह और जिस्म का ताल्लुक बरकरार रखने की कशमकश में मुब्तला है। वो पाकिस्तानी जो मुल्क की मईशत को मजबूत रखना चाहते थे, जो मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए इकदाम भी करते थे, रेमिटेंसेस भेजते थे, अब वो अपनी सांसों की डोर संभालने पर मजबूर है। मेरे रियासत, आपने बैरून मुल्क में बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों का डेटा जमा करने के लिए पोर्टल बनाया है, लेकिन मेरे रियासत सिर्फ 4 दिनों में 27,000 से जायद बेरोजगार पाकिस्तानियों ने खुद को रजिस्टर कर दिया है। मेरे रियासत, दुनिया भर में हजारों पाकिस्तानी आपकी जानिब देख रहे हैं। मशरिक वस्ता से वस्ती एशिया तक
यूरोप से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक समंदर पार पाकिस्तानी आपके बकौल पाकिस्तान के सफीर आपकी जानिब देख रहे हैं, उनकी निगाहें आपकी जानिब हैं। उन्हें ऐलानात और बयानात से नहीं बल्कि अमली इक़दामात की ज़रूरत है। अमली इक़दामात से ही कुछ हो पाएगा। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी क्या है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को किन मुश्किलात का सामना है, इस पर भी कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 में तब्दीली के बाद लॉकडाउन को 300 से ज्यादा अय्याम गुजर चुके हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने अक़वाम आलम को भारतीय इक़दामात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, अपनी रिजर्वेशन शो की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम को आलमी सतह पर उजागर करने में अपनी भरपूर सलाहियतें इस्तेमाल की। इस सारे अरसे के दौरान इस्लामी ममालिक की जानिब से भारतीय इक़दामात की मज़म्मत न करने पर सवालात किए जाते रहे कि इस्लामी ममालिक भारत के इन मज़मूम मकासद को, इन मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब क्यों नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह भारत में कई इस्लामी ममालिक की सरमायाकारी को भी करार दिया जाता रहा, क्योंकि भारत के चंद इस्लामी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं। शायद वो तिजारती ताल्लुकात ना इसमें रुकावट बन रहे हों, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इस्लामी ताउन तंजीम के एलामिये ने भारत को सफारती महाज में चारों शाने चित कर दिया है। इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC के राब्ता ग्रुप ने इंडिया से मुतालबा किया है वाशगाफ अल्फाज में कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद करे, वहाँ बसने वालों के बुनियादी हुकूक का एहतराम करे, मुतनाज़ इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने से बाज रहे और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के तहत तनाज़े को पुरअमन अंदाज में हल किया जाए। गुज़श्ता रोज़ राब्ता ग्रुप के हंगामी वर्चुअल इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, नाइजीरिया और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारिजा ने शिरकत की। इजलास की सदारत OIC के सेक्रेटरी जनरल ने की। इजलास के एलामिये के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मैं आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूँ, उस पर मुतालबा किया गया है कि वो कश्मीर की आवाम को गुज़श्ता कई दहाइयों से ना दिए जाने वाले उनके हुकूक के हुसूल के लिए अपनी कोशिशों को मज़ीद मुनज़्ज़म करें, मज़ीद तेज़ करें। राब्ता ग्रुप ने कश्मीर में बसने वालों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की है कि वो इंडिया को पाबंद करें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की पाबंदी करे और इस मसले का बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल निकाला जाए। OIC का ये इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ है जब नेपाल और चीन के साथ भारत का सरहदी तनाज़ा चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत भी जारी है, जबकि मकबूजा वादी के अंदर कश्मीरी नौजवानों के कत्लेआम का सिलसिला भी थमने नहीं पा रहा है। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रवां साल 1 जनवरी से आज तक 120 से ज़ायद नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया है। इस इजलास में भारतीय इक़दामात की मज़म्मत और अक़वाम आलम से मामले में मुदाखलत की अपील दर हकीकत पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी ज़रूर है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में शिरकत और एलामिये की हिमायत मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ी सफारती नाकामी भी है। इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत और वज़ारत ख़ारिजा की जिम्मेदारियों में भी बेहद इजाफा हो चुका है, क्योंकि पड़ोसी ममालिक के साथ भारत के रवैये को अक़वाम आलम के सामने बयान करना, मकबूजा कश्मीर में महासरों, तलाशी और जाली मुकाबलों को पूरी दुनिया को दिखाना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज़ शहरी आबादी को निशाना बनाने जैसे इक़दामात भारत के जारहाना अज़ाइम की अक्कासी करते हैं। अब ज़रूरत सब्र की है कि वज़ारत ख़ारिजा अपनी सफारती ज़राए को मज़ीद फ़ाल करे और कश्मीरियों का मुकदमा मज़ीद जानदार, मज़ीद तगड़े अंदाज में दुनिया के सामने रखा जा सके। अब ज़रा बढ़ते हैं कोरोना वबा की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त कोरोना वबा से लड़ रही है। कौमी क्रिकेटर्स को दौरा इंग्लैंड पर जाना है, लेकिन उससे पहले ही कोरोना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आ घेरा है। कौमी क्रिकेट टीम आइंदा चंद दिनों में इंग्लैंड का दौरा करने का इरादा रखती है। दौरे से कबल PCB ने तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट कराने का फैसला किया। तमाम खिलाड़ियों के कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में टेस्ट कराए गए, जिसमें से 25 रुकनी टीम के 10 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। इन खिलाड़ियों में फास्ट बॉलर वहाब रियाज हैं, ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, काशिफ हुसैन, इमरान खान और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 क्रिकेटर्स हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के कोरोना वायरस के टेस्ट के नताइज मस्बत आने की तस्दीक की थी कि इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। दूसरी जानिब आबिद अली, असद शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद अब्बास स्क्वाड में शामिल हैं, नसीम शाह है, सरफराज अहमद है, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान और यासिर शाह का कोरोना टेस्ट मनफी आ चुका है। ये तमाम लोग स्क्वाड के अंदर शामिल है। 25 रुकनी स्क्वाड है, जबकि शुएब मलिक, क्लिफ डेकन और वकार यूनिस के टेस्ट अभी तक नहीं हो सके हैं, जबकि जो टीम के फिजियो हैं मलक अली, उनमें भी वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम
28 जून को चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड रवाना होगी। टीम की रवानगी से कबल खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के 25 जून को भी कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे। अभी मजीद कोरोना टेस्ट होना बाकी हैं, जिनके नताइज 27 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौसूल होंगे। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में माशी सरगर्मियां तक खत्म कर दी गई हैं, पूरी दुनिया समाजी दूरियां इख्तियार करने पर जोर दे रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दौरा इंग्लैंड का शेड्यूल जारी करना समझ से बालातर दिखाई देता है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने जाती दोस्तियों की बका की खातिर ये कर रहे हैं, पाक इंग्लैंड सीरीज कराने पर मुसर हैं, जो उस पर जोर दे रहे हैं? क्या बोर्ड ने गौर किया कि इनके फैसले कितने खिलाड़ियों की जिंदगियां दाव पर लगा सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगियां मुतासर हो सकती हैं? क्या दोस्तियां निभाने के लिए खिलाड़ियों की जिंदगियां दाव पर लगाई गई हैं? सवाल तो उठता है। अगर पीएसएल को रोका जा सकता है, पीएसएल मुलतवी हो सकती है, पीएसएल के अंदर एक लंबा ब्रेक आ सकता है, पोस्टपोनमेंट हो सकती है, तो दौरा इंग्लैंड जरूरी था? दुनिया खेलों के मुकाबलों के इनेकाद पर सोचने से भी कासिर है। तो सवाल यह भी उठता है कि पीसीबी दौरा इंग्लैंड हर सूरत कराने पर क्यों अड़ी हुई है, क्यों जिद कर रही है? क्या जाती दोस्तियां खिलाड़ियों की जिंदगियों से अहम है? क्या इंग्लैंड अपने मैदान आबाद होने के बाद दौरे पाकिस्तान के लिए भी तैयार होगा? ये एक दूसरा सवाल है जो बड़ा अहम है। आखिर कौन सा खिलाड़ियों की जिंदगियों की कुर्बानी दी जा रही है? यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन सवालात का जवाब देना होगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।